यह 1971 के 25 मार्च के दिन दोपहर तक मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ याहिया खान शाम के 7 बजे चुपके से बांग्लादेश की ढाका शहर से कराची तक रवाना हो गए और उसी रात यानी कि 26 मार्च को पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था और जिसके कारण 30 लाख से भी ज़्यादा लोग और करीब 4 लाख और रह गया था और ज़्यादातर लोग बंगाली हिंदू थे। उसके बाद 1999 की 21 फरवरी के दिन अटल जी और नवाज शरीफ के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था ताकि दोनों देशों में शांति बरकरार रहे। लेकिन ये ट्रीटी साइन होने के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने अपने पीएम को बिना बताए आर्मी और मिलिटेंट को कारगिल की हाई एल्टीट्यूड पोस्ट को कैप्चर करने भेज दिया था और जिसके कारण बाद में कारगिल वॉर हुआ था। 2007 में जब पाकिस्तान की एक्स पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो एक इलेक्शन रैली कर रहा था, उन्हें भी ऐसा था पाकिस्तान आर्मी ने। और उसी साल पाकिस्तान आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। जो भी जजेस पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ थे उन्हें हाउस अरेस्ट किया और देश में इमरजेंसी लागू किया। फिर 2016 में जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तब उनका नेटवर्थ अराउंड 1.5 CR थे, लेकिन 2022 आते आते उनका नेटवर्थ 12.7 बिलियन डॉलर तक हो चुका था। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी देश में जब ऐसा सिचुएशन आता है कि सरकार अनस्टेबल हो जाता है, जैसे कि रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ था, करप्शन बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, तब उस सिचुएशन में मार्शल लॉ लागू किया जाता है या फिर मिलिट्री रूल लागू किया जाता है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 1958 से लेकर अभी तक आर्मी रूल करते आ रहे हैं। ऑफिशियली 33 ईयर्स एंड अनऑफिशियली 34 ईयर्स। पाकिस्तान में हमेशा आर्मी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो। इस्लामिक आइडेंटिटी, एंटी इंडिया प्रोटेक्टर, डिक्टेटरशिप, जैसे कि आर्मी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो अरेस्ट, थ्रेट या डिसअपीयरेंस होने के चांसेस रहता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मियों का एक इकोसिस्टम बन चुका है और इस इकोसिस्टम की शुरुआत 27 अक्टूबर 1958 को हुआ था। जब 1956 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, उसी टाइम पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा को 23 मार्च 1956 के दिन पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था और उसी दिन पाकिस्तान में पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था, यानी कि उसी दिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था और इस्कंदर मिर्जा ही थे जो पहली बार पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था। 7 अक्टूबर 1958 के दिन पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया था। अब क्यों किया गया था ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, करप्शन वगैरह वगैरह जो अभी भी पाकिस्तान में है। इसी मार्शल लॉ का चीफ था जनरल अयूब खान। जब इस्कंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान को पावर हैंडओवर किया, अयूब खान ने 20 दिन के बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1958 के दिन इस्कंदर मिर्जा को ज़बरदस्ती प्रेसिडेंटशिप से हटा के खुद ही प्रेसिडेंट बन गए और तभी से पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ और करीब 10 साल तक वो पावर में थे। और उस टाइम अयूब खान ने कुछ अच्छा काम भी किया था, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाना, वेस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्री बनाना। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए हमेशा मेन इशू तो कश्मीरी थे। वह ये था कि जब इंडिया 1962 में चाइना से हारे थे, उस टाइम पाकिस्तान ने सोचा यही सही टाइम है कश्मीर में सिविल वॉर स्टार्ट करना। फिर कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मतलब था पाकिस्तानी आर्मी कश्मीरी सिविलियन बन के वहाँ के लोगों के साथ कश्मीर में सिविल वॉर स्टार्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ। लेकिन इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान का ये प्लान पकड़ लिया और उसके बदले में इंडिया ने भी एक्शन लेना स्टार्ट किया। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने चुपके से कश्मीर में घुसा था, उसी तरह इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान में घुसा था, लेकिन ओपनली और टैंक के साथ। इंडियन आर्मी टैंक रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के चावंडे तक पहुंच चुके थे, जो होता है करीबन 40 किलोमीटर जम्मू बॉर्डर से, और जहाँ पर हुआ था एशिया के सबसे बड़ा टैंक बैटल। और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के 15 इन्फेंट्री डिवीजन अटारी बॉर्डर होते हुए लाहौर शहर की इचोगिल कैनल के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट था। वहाँ पे जाके इंडियन आर्मी ने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था और उस आउटपोस्ट में जाके इंडियन आर्मी ने नाम और यूनिट भी रजिस्टर किया था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ये दिखाया कि हम तुम्हारे कोई भी शहर की कहीं पर भी जाके अटैक कर सकते हैं, और आज भी ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने जब एग्रेसिवली पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे, उसी टाइम यानी कि 22 सितंबर 1965 को यूएन ने सीज़फायर ऐलान कर दिया।
और उसके 4 महीने बाद यानी कि 10 जनवरी 1966 के दिन सोवियत यूनियन के ताशकेंत, जो आज का उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर दोनों देशों में ताशकेंत एग्रीमेंट साइन हुआ था। और शॉकिंगली उसके अगले दिन ही हमारे एक्स पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे मिस्ट्रीज छुपा है। और फिर उसके बाद उस टाइम के पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनका अयूब खान से इस फैसले के बाद रिलेशन खराब हो जाता और एक समय बाद वो रिजाइन देके खुद का एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आगे जाके इसी पार्टी की एक रैली में इनकी बेटी बेनाजीर भुट्टो का है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब टॉपिक में वापस आते हैं। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिजाइन दिया, उसके बाद उन्होंने अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया था। और ऐसी बहुत सारे इंटरनल प्रेशर की वजह से 25 मार्च को 1969 को अयूब खान ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दिया और जनरल यहिया खान बने अगले प्रेसिडेंट। यही डिसीजन के कारण आगे जाके बांग्लादेश बने थे। वो यह था कि जब यहिया खान प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने आते ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों साइड में जनरल इलेक्शन करवाने की मांग बढ़ने लगी। फिर उसके बाद 7 दिसंबर 1970 के दिन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ था, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुआ था। और उस इलेक्शन में जीत हुआ था अवामी लीग का प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का। और यह से शुरू होता है असली खेल। वह यह था कि 3 मार्च को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली सेशन था, जहां पर मुजीबुर रहमान को पीएम बनना था, जिसको यहिया खान ने 1 मार्च को ही सस्पेंड कर दिया। और फिर ईस्ट पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही गया। सिचुएशन हैंडल करने यहिया खान 15 मार्च को ईस्ट पाकिस्तान में आए और 24 मार्च तक मुजीबुर रहमान के साथ मीटिंग करते रहे। और बताया गया कि उन्हें पीएम बनाया जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया जाएगा। बहुत सारे मीटिंग हुए, लेकिन इन सब के पीछे यहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा साजिश था। 24 मार्च को मीटिंग करने के बाद यहिया खान ने चुपके से रात को फ्लाइट पकड़ के ढाका से रवाना होकर कराची चले गए। और जाने से पहले जनरल टिक्का खान, जिसे बुचर ऑफ बंगाल भी कहते थे, उन्हें ऑपरेशन सर्चलाइट का ऑर्डर भी देकर गए थे। अब वैसे तो ऑपरेशन सर्चलाइट का प्लानिंग था अवामी लीग का जो मेंबर्स थे उनको पकड़ना, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करना और जितने भी स्टूडेंट टीचर थे उनको कंट्रोल करना। लेकिन हुआ कुछ और था। पहले तो जो भी इस आंदोलन में शामिल थे उन सब का मार्किंग करवाया गया था, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम। लेकिन उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ उसे आज तक लोगों ने भूल नहीं पाया। करीब 9 महीने तक पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर जेनोसाइड किया, जिसके बदले में 30 लाख लोगों की मौत हो। और यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख औरतों का। पहले तो ये ऑपरेशन हुआ था प्रोटेस्ट को रोकना, ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करके कंट्रोल करना, लेकिन बाद में ये बन गया सिविलियन के हद करना, औरतों और बच्चों को करना, लोगों के घर, दुकान और मंदिर को जलाना। और ज़्यादातर बेगुनाह हिंदू ही थे। पाकिस्तान आर्मी ने औरत कैंप भी बनाया था और उसका नाम दिया था कंफर्ट जोन। और आगे इन छोटी बच्ची और औरतों के साथ क्या हुआ था इसे मैं शायद आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था, 8000 से भी ज़्यादा गाँव को जला दिया गया था, करीबन $10 बिलियन तक नुकसान हुआ था। और करीबन 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आ गए थे। पाकिस्तान की इस इनह्यूमैनिटी और जेनोसाइड को देख के उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 3 दिसंबर 1971 के दिन ईस्ट पाकिस्तान में वॉर डिक्लेयर किया, ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी संगठन के साथ। और सिर्फ 13 दिन के अंदर यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी की 93,000 सोल्जर ने सरेंडर कर दिया था और प्रिजन ऑफ वॉर के तहत कैप्चर किया गया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जेनेवा कन्वेंशन को रेस्पेक्ट करते हुए किसी भी पाकिस्तानी सोल्जर के साथ ह्यूमिलेट नहीं किया। पर शायद पाकिस्तान की डिक्शनरी में रूल्स और रेगुलेशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि यही रूल वायलेट करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था। जब 1999 में हमारे एक्स पीएम अटल जी ने बस यात्रा करते हुए लाहौर गया था, उस टाइम नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया था ताकि दोनों देशों में शांति बरकरार रहे। और उसके कुछ ही दिनों में पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आर्मी कारगिल की हाई एल्टीट्यूड को कैप्चर करने। 3 मार्च को जब पहली बार इंडियन आर्मी ने इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया,
उसके बाद 15 मई को सौरभ कालिया के साथ उनको पेट्रोलिंग करने भेज दिया गया और प्रिजन ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान आर्मी ने 5 जवान को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन वायलेट करते हुए 24 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया था। उनके नाखून उखाड़ लिए, फिर से भी जलाया था। ऐसे बहुत सारे टॉर्चर करने के बाद 9 जून को बॉडी रिटर्न कर दिया था, जिसके बाद पूरा इंडिया में इसको देखकर सबकी खून खौलने लगी। और 3 इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया, जिसके बाद इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड पोस्ट को तबाह करके पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटने में मजबूर किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत बेइज्जती सहना पड़ा। परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर नवाज शरीफ ने भी बहुत प्रेशर डाला और उन्होंने नवाज शरीफ को ही पीएम से हटा दिया था और सारे पावर उन्होंने खुद ही ले लिया था। मुशर्रफ जब पावर में आए थे ग्रुप को भी बहुत बढ़ावा दिया था। करप्शन बढ़ने लगा, डिक्टेटरशिप बढ़ने लगा और फिर 2007 में मुशर्रफ ने फिर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया और इमरजेंसी लागू कर दिया था। और फिर उस टाइम यानी कि 2007 में पाकिस्तान की एक्स पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने और मुशर्रफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू किया। फिर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक कार रैली करने के टाइम पेलोड था। ये इंसिडेंट होने से करीब 2.5 महीने पहले यानी कि 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दोस्त मार्क शेगल को ये मेल भेजा था। इफ एनीथिंग हैपन टू मी आई वुड होल्ड मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल। आई हैव बीन मेड टू फील इनसिक्योर बाय हिज मिनियंस। और भी बहुत सारे रीजन की वजह से ये पता चलता है कि बेनज़ीर भुट्टो परवेज़ मुशर्रफ का हाथ था। मतलब पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ या फिर डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे दबाया दिया जाता है, चाहे करके या फिर चाहे किसी को अरेस्ट करके। उसी तरह स्कैम और स्कैंडल में भी पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं रखा। पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे तब उनका नेटवर्थ शायद 5 से 10 करोड़ थे, लेकिन जब 2022 में उन्होंने रिटायर लिया तब उनका नेटवर्थ अप्रोक्स 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। फिर 2022 के बाद जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने उन्होंने भी अपने डिक्टेटरशिप में कोई कमी नहीं रखी थी। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को और उनके समर्थकों को अरेस्ट किया और उन्हें बुरी तरह से ह्यूमिलेट भी किया गया था। और रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ था उन पर भी उन्हीं का ही हाथ था। पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप और आर्मी रूल हमेशा पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी करती रही है। और दूसरी तरफ इंडिया जो चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री होने के बाद भी कभी भी देश में आर्मी रूल लाने के लिए सोचा भी नहीं। एक देश जहाँ पर हर कोई सत्ता की भूख के लिए कत्ल करता है, दबा के सरकारी पैसों को लूटता है और अगर कोई इंसानियत के लिए खड़ा होता है तो उसे दबा दिया जाता है। ऐसी सोच रखने वाले देश कभी भी विकसित नहीं बन सकते। एक देश विकसित होने के लिए उस देशवासियों का सोच बदलना पड़ता है कि हर बात का आंख बंद करके यकीन करना नहीं होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देशभक्ति, एजुकेशन एंड अवेयरनेस के थ्रू एक देश विकसित हो सकते हैं। आज़ादी के बाद हमने भी कई सारे चैलेंजेस फेस किए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमने अपने देश को आगे बढ़ाया और आज भारत एक विकसित भारत बनने जा रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे देशों से हम हर चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रॉब्लम हर देश में होता है, सिर्फ गवर्नमेंट को गाली देना ही सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट के साथ हर इंसान का इस देश के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आओ उन्हें समझते हैं और निभाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ एज ए सिविलियन हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि बी प्राउड टू योर नेशन, बिकम ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।